नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फोर्स या बल के बारे में। फोर्स या बल है क्या? कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु जिस स्टेज में पड़ी है, जो उसकी प्रारंभिक स्टेज है, मीनिंग फर्स्ट जो स्टेज है, चाहे वो मोशन में हो, चाहे वो गति कर रही है या विराम के अंदर है, उसके ऊपर वो क्या करता है, या तो उसकी स्टेज को परिवर्तित कर देगा। मीनिंग जैसे विराम में है तो उसको क्या, जैसे कोई ऐसी चीज जो उसको क्या कर दे, उस विराम से हटा दे, मीनिंग उसको गति में ला दे, या फिर क्या करे, उसको करने की कोशिश करे, मीनिंग उस स्टेज को बदलने की कोशिश करे, तो वो क्या होता है, हमारे पास बल होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुई, दोनों यूनिट्स किसकी, हमारे पास फोर्स की। ठीक है, डायन और न्यूटन्स। अब उसके बाद आता है हमारे पास बल के प्रकार, मीनिंग फोर्स के टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कहता है कि जो मेन फोर्सेस जो हमारे हैं, जितने भी नेचर के अंदर फोर्सेस है, वो सारे किसकी वजह से है, उनकी इंटरेक्शन की वजह से है। मीनिंग बॉडीज के अंदर अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है उनके आपस में क्या होती है, इंटरेक्शन होती है। उसकी बेस पे हमारे पास 4 तरह के क्या है, फोर्सेस है नेचर के अंदर। तो कहता है कि एक फर्स्ट कौन सा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, कहता है कि ये जो बल होता है ना, ये किसकी वजह से आता है, उसके द्रव्यमान की वजह से, मास के कारण होता है। जैसे 2 ऑब्जेक्ट है, उनके द्रव्यमान के कारण यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर सारे हर एक बॉडी आपस में क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, मीनिंग आकर्षित करती है। तो ये जो आकर्षित बल लग रहा है हर एक बॉडी के ऊपर, ये कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मीनिंग गुरुत्वाकर्षण बल है। और ये किसकी वजह से होता है, उनके द्रव्यमानों के कारण है, उनके द्रव्यमान है, उनके कारण है, मास के कारण है। फोर्स बाय वर्च्यू ऑफ मासेस ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो हमेशा कैसा होता है, आकर्षित होता है, हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है। कहता है कि इसकी रेंज कैसी होती है, लॉन्ग रेंज होती है। देखो ये लॉन्ग रेंज फोर्सेज है, क्योंकि देखो ब्रह्मांड के अंदर हर चीज के ऊपर अप्लाई होता है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी। एक जैसे अर्थ के ऊपर हमारी हर चीजें क्या होती है, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आती है ना, तो ये हर ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। इसकी रेंज कैसी है, लॉन्ग रेंज। इसकी वैल्यू क्या होती है, F = G m1 m2/r²। ये लिखते हैं, ये इसकी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ G क्या है, हमारे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं G को। ठीक है, तो F है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, r² के। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को भी क्या करता है, ओबे करता है। स्क्वायर लॉ को क्या करता है, ओबे करता है। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। ठीक है, दूसरा ग्रेविटी, इस जैसे हम अपनी लाइफ में कहेंगे, इसके एग्जांपल कैसे, क्योंकि हर चीज़ पे क्या लग रहा है, ग्रेविटी के कारण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है ना। हर चीज़ क्या होती है, जैसे ऊपर फेंकते वो नीचे की तरफ आती है। जो हमारे फ्रूट, जो भी फल है, वो सब सारे क्या है, पेड़ों से पत्ते सारे नीचे की तरफ ही गिरते हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल है, ग्रेविटेशनल फोर्स के। मीनिंग ग्रेविटी उन अर्थ है वो उनको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। ये किसका एग्जाम्पल हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल का। जैसे हमारे अर्थ है, मून है, ये सारे क्या कर रहे हैं, जैसे अर्थ है और बाकी जो भी प्लेनेट है, सब क्या करते हैं, सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये भी किसके कारण घूमते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण। और इनके अंदर ये जो डिफरेंट मतलब है किसके कारण, उनके मास के कारण ही लग रहा है ना, कि अर्थ का और सन का आपस में दोनों का मासिस होगा यहाँ पर। ठीक है, ये इन दोनों के मास के कारण ही प्रोड्यूस हो रहा है। ये कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, अब उसके बाद इसके अंदर मेन चीज याद रखनी है कि इनका कैरियर पार्टिकल क्या है, मीनिंग किसके कारण होता है, ये ग्रेविटोन के कारण होता है। जो हर बॉडी के ग्रेविटोन्स होते हैं, मीनिंग उनके कारण, मीनिंग उनके मासेस के कारण लगता है। ये क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ। तो यदि आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का कैरियर कौन है, तो ग्रेविटोन होगा। क्या होगा, ग्रेविटोन। इसके अंदर याद रखना कि ये लॉन्ग रेंज का है और हमेशा अट्रैक्टिव होता है। किसके कारण होता है, मास के कारण। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा है, विद्युत चुंबकीय बल। जैसा नाम से देखो, विद्युत चुंबकीय बल, मीनिंग इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, 2 चीजों के कारण बनेगा ना ये। मीनिंग हमारे पास ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स के कारण बनता हो, दोनों के कारण। ठीक है, तो ये फोर्सेज है ना, किसकी वजह से आएगा, बाय वर्च्यू ऑफ चार्जेस। मीनिंग जो ये चार्ज होते हैं ना किसी भी बॉडी के ऊपर, जो आवेश होता है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। 2 चार्ज होते हैं, या तो दोनों क्या सेम होंगे या दोनों अलग होंगे। तो ये क्या हुआ, उनके चार्ज के कारण क्या होगा, आपस में वो चीज़ें एक दूसरे को क्या करेगी, या तो अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। जैसे मान लो सेम चार्ज है 2 बॉडी के ऊपर, तो ये तो एक दूसरे को क्या करेगी, रिपेल करेगी, दूर फेंकेगी ना, यही होगा, रिपल्सन होंगी उनकी। फिर क्या हो सकता है, यदि ये सेम अपोजिट चार्ज हो तो ये एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, आकर्षण करती है। ये क्या करती है,
रिपल्शन करती है, ये क्या करती है, अट्रैक्ट करती है सेम चार्जेस के लिए, ठीक है। अब सेम चार्जेस है, चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव तो भी रिपल्सन होगी, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो भी रिपल्सन होगी। यदि अपोजिट चार्ज है तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मीनिंग इनके बीच में कुछ ना कुछ तो फोर्स आएगा ना, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को खींच रहे हैं या फेंक रहे हैं। जो ये फोर्स है वो ही क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। कि आगे पढ़ते हैं इसका भी, जो चार्जेस के बीच में हो रहा है वो स्थिर चार्ज है उनके बीच होता है, तो होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मीनिंग स्थिर विद्युत बल। यदि दो स्थिर आवेश है जो एक जगह रुके हुए चार्जेस है हमारे, मीनिंग जो फिक्स्ड किए हुए हमने, उनके बीच जो चार्जेस होता है वो तो होता है स्थिर विद्युत बल, मीनिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और ये होता कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R²। Q1 और Q2 क्या है, यहाँ पर दो चार्जेस जो भी होंगे, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे पॉजिटिव नेगेटिव हो, ठीक है। एप्सिलॉन यहाँ पे क्या, विद्युतशीलता या परमिटिविटी बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। जिस मीडियम के अंदर वो चार्जेस रखे हैं उसकी परमिटिविटी होगी, ये विद्युतशीलता होगी हमारे पास, ठीक है, चाहे वो वैक्यूम में है या किसी मीडियम के अंदर है। उसके बाद आता है, इसके बाद देखो कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा ना, ये भी कैसा होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। उसके बाद ये कहता है कि डेली लाइफ में कहाँ होता है, जैसे टेंशन तनाव जैसे रस्सी के अंदर है या किसी और किसी भी चीज़ वायर के अंदर बात करते हैं, या फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है घर्षण के कारण, जब दो बॉडी को आपस में रबिंग करते हैं, रगड़ते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है। उस चार्ज की वजह से वहाँ पे क्या होगा, कोई फोर्स होगा, वो कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स है। रबिंग के कारण जो फोर्स आया वो क्या, फ्रिक्शन फोर्स ना, घर्षण बल। या नॉर्मल फोर्स जो होता है वो भी क्या, इसका एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एग्जाम्पल है हमारे पास। उसके बाद इसमें जैसे हमने ये बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस मैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स मीनिंग चुंबकीय बल क्या है भाई, दो चुंबक के जो पोल होते हैं ना, नॉर्थ और साउथ, उनके बीच में जो हमारे बीच जो ये फोर्स होगा ना, उन दोनों पोल के बीच में, ये नहीं कह रहे कि वैसे तो ये क्या होते हैं, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते ना, एक चुंबक। अब दो मैग्नेट को तो हो सकता है भाई, ये साउथ है इसके पास नॉर्थ हो सकता है, इसके पास साउथ लेके आ सकते हैं, तो ये जो इनके बीच का फोर्स होगा ना, दो पोलों के बीच का, दो ध्रुवों के बीच का, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, चुंबकीय बल होता है। ये भी कैसे निकालते हैं, 1/4 पाई म्यू m1 m2 R²। यहाँ m1 m2 मास नहीं है, m1 m2 हमारे पास पोल की स्ट्रेंथ है। क्या, पोल की स्ट्रेंथ है, मीनिंग इन ध्रुवों की स्ट्रेंथ बताता है कि वो कितनी है, ठीक है, इनके बारे में बताएगा m1 और m2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये देखो कि यहाँ पे म्यू क्या है, जो चुंबकीयशीलता होती है या परमिबिलिटी बोलते हैं इसको, क्या होती है, परमिबिलिटी होगी उस मटेरियल की, मतलब जहाँ पर इनको रखा हुआ उस वैक्यूम की, या जहाँ भी यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों को। उसके बाद इसके अंदर कैरियर पार्टिकल क्या है, मीनिंग किसके कारण हो रहा है, ये सारे फोटोन के कारण ही होगा ना, फोटोन के एक्सचेंज के कारण ही क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है हमारे पास, चाहे वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें चाहे वो मैग्नेटिक की बात करें। अब दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिक क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बन जाता है हमारे पास, ठीक है। तो इसके अंदर मेन बात ये है कि ये किसकी वजह से होता है, चार्जेस की वजह से, आवेशों के कारण होता है। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव, पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। रेंज क्या, इसकी भी लॉन्ग रेंज होती है। कैरियर पार्टिकल याद रखना कि इसमें कौन होते हैं, फोटोन्स होते हैं, इनको हिंदी में भी फोटोन ही बोलते हैं, इसको ग्रेविटोन ही बोलते हैं हिंदी के अंदर। उसके बाद है दुर्लभ या क्षीणीय बल, मीनिंग वीक फोर्स क्या होता है, ये क्या है, कहते हैं जब रेडियो डीके होता है ना, रेडियो सक्रियता होती है, मीनिंग जैसे हमारा कोई न्यूट्रॉन है, वो क्या होगा, जैसे ही टूटेगा तो वो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस कोई एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। तो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो है ना, इनके आपस की जो पारस्परिक क्रिया है, मीनिंग इंट्रैक्शन है, उसकी वजह से क्या होता है, ये फोर्स आता है। मीनिंग इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा ना, वो कौन सा है हमारे पास, वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ये भी मतलब किसके अंदर होता है, हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही आएगा। किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस, नाभिक के अंदर ही लगता है ये भी, ठीक है, हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये क्या होता है, जब किसके कारण होता है, रेडियो डीके के टाइम होता है, और ये किसके बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनों के इंट्रैक्शन के कारण होता है। और एक्सचेंज मतलब इसका कारण क्या है, ये क्यों आता है, इंट्रैक्शन की वजह से तो होता है इनकी, पर इसका एक्सचेंज किस, जो ये बोसोन्स होते हैं ना, बोसोन्स पार्टिकल, डब्लू बोसोन्स नाम के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर, उसके एक्सचेंज के कारण ये हमारे पास प्रोड्यूस होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। इसकी रेंज कैसी होती है, शॉर्ट होती है। शॉर्ट अपनी होगी क्यों, क्योंकि ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस का साइज तो ऑलरेडी छोटा होता है ना, स्मॉल होता है, तो उसके अंदर ये फोर्सेस लगता है, उसके बाहर इसकी कोई
प्रेजेंस नहीं होती। कहता है इस कारण इसकी रेंज भी फिर कैसी होगी, शॉर्ट होगी ना, पारस रेंज जो बोलते हैं। ठीक है, इसके कैरियर पार्टिकल याद रखना क्या है, डब्ल्यू बोसॉन्स होते हैं। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये सबसे वीक होता है, सबसे कमजोर फोर्स इसी को बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ इसकी। उसके बाद हमारे पास है लास्ट प्रबल या स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये भी किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। मीनिंग जो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कहता है कि ये जो आपस में बंधे हुए हैं ना किसी बल के कारण एक दूसरे के, या कह सकते हो चाहे तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, उनके बीच पास वो पास होते हैं, दूर दूर नहीं जाते नहीं, मीनिंग बंधे हुए हैं एक दूसरे से। उनके बीच कुछ ना कुछ क्या आकर्षण बल लग रहा है। वैसे तो देखो प्रोटॉन होंगे तो उनके बीच में रिपल्सन होनी चाहिए, वे एक दूसरे को दूर फेंकने चाहिए, पर उनके इस फोर्स के खिलाफ एक और फोर्स लगेगा जो उनको अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण वो बंधे होते हैं। वो आकर्षण बल होता है ना, वही होता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, मैं इन चार्ज की वजह से नहीं कह रहे, इन चार्ज की वजह से तो रिपल्सन होगी, पर इनके अपोजिट एक फोर्स और होता है जो इनको बाइंड करके रखता है, मीनिंग एक दूसरे को अट्रैक्ट करवा के रखता है इन दोनों को। तो वो जो ये फोर्स होता है ना, वो क्या होता है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या प्रबल बल कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। कैसा होता है, अट्रैक्टिव होगा हमेशा। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि न्यूक्लियस के अंदर तो वैसे देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे तो कुछ चार्ज है ही नहीं, सिर्फ प्रोटॉन प्लस का ही बचा ना, भी प्लस प्लस होते हुए भी वो आपस में क्या कर रहे हैं, आकर्षण कर रहे हैं। तो ये उन चार्जेस की वजह से नहीं आ रहा चार्ज। ठीक है, मीनिंग जो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये इंडिपेंडेंट होता है हमारा चार्जेस के ऊपर। और ये किसके कारण होता है, जो क्वार्क होते हैं ना, जो मिजोन्स होते हैं, पाई मिजोन्स बोलते हैं क्वार्क के अंदर, क्वार्क को। कहता है कि या तो लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर भाई किसके कारण आया, क्वार्क के कारण, क्वार्क नहीं है तो पाई मिजोन लिखा होगा वहां पर, तो क्या लिख दो, या तो क्वार्क ऑप्शन में तो क्वार्क लगाओ, नहीं पाई मिजोन लिखा हो तो पाई मिजोन पहला होगा। ठीक है, ऑप्शन में। तो ये क्या हुआ कि इसके कैरियर पार्टिकल कौन है हमारे पास, पाई मिजोन्स। ठीक है, और इसकी भी रेंज कैसी हो गई, शॉर्ट, क्योंकि ये भी क्या है, न्यूक्लियस के अंदर लग रहा है। ठीक है, यदि मान लो जैसे इसकी रेंज 10⁻15 से यदि कम हो जाती है ना, और भी सॉरी इससे यदि वो बड़ा हो जाता है तो ये क्या रेंज, ये फोर्स हमारा नहीं लगेगा। ऐसे ये क्या है, इससे भी शॉर्ट हो जाता है, तो ये क्या हो गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग। सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है हमारे पास। तो इसके लिए ये इसकी याद रखना अरेंजमेंट कि सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नाम से, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, वो होता है, फिर आता है वीक फोर्स। क्या आएगा, वीक फोर्स, लास्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये थे हमारे पास इंट्रैक्शन के बेस पे फोर्सेस के टाइप्स। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हो गई हमारी, इसके बाद थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए कंटेंट के साथ। मीनिंग हम पढ़ेंगे फोर्सेस के टाइप के बारे में ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है संतुलित बल या बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स या संतुलित बल हम किसे कहते हैं, कहते हैं कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर वेरियस फोर्स, मीनिंग बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं एक टाइम के ऊपर, तो उनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा ना वो कैसा हो, यदि जीरो है, यदि वो क्या है, जीरो है, तो वो बॉडी हमारी किसके अंदर पड़ी है, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर पड़ी है। तो उस टाइम जो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर बॉडी है, उस टाइम जो ये फोर्सेस लग रहे हैं ना, वो ही फोर्स क्या कहलाते हैं हमारे पास, बैलेंस्ड फोर्स कहलाते हैं। जैसे मान लो ये बॉडी, ये एक पॉइंट के ऊपर क्या है, अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, F1 F2 F3 4, ये सारे फोर्स, मीनिंग यहाँ पे जो ये क्या है, सब जो ये फोर्सेस लग रहे हैं, इनका जो नेट रिजल्टेंट है, मीनिंग इनका जो सम अप है सबका, वो क्या है, यदि जीरो आए तो ये बॉडी हमारे पास कैसी है, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर, और ये फोर्सेस क्या है हमारे, बैलेंस्ड फोर्स है। कौन से, बैलेंस्ड फोर्स होंगे। जैसे लिखा हुआ है F क्या है, जो टोटल फोर्सेस जितने भी लग रहे हैं F1 से लेकर Fn तक, तो ये मान लो इसको समेशन की फॉर्म में लिख दिया टोटल के लिए भी Fi 1 से n, मीनिंग 1 से लेकर n तक जा रहे हैं, ये यदि इक्वल टू जीरो आ रहा है तो ये हमारी बॉडी कैसी है, इक्विलिब्रियम स्टेट में, और ये फोर्स कौन सा है हमारा, बैलेंस्ड फोर्स है। या सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि जैसे यहाँ कोई बॉडी पड़ी है, इसके ऊपर यदि 5 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा हो और 5 न्यूटन इधर लग रहा है,
तो ये क्या होगी, अपनी स्टेट में क्या रुकी हुई है ना, इक्विलिब्रियम में, दोनों तरफ इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट होगा इन फोर्सेस का वो क्या आएगा, 0 आएगा ना। ये इधर खींच रहा है 5, 5 इधर खींच रहा है, तो इसका मीनिंग यहाँ टोटल नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया ना। इनका सम अप कितना होगा, 0 हो गया। सम अप का साइन लगाते हैं, वैसे ही ये इक्वल, क्योंकि एक इधर जा रहा है एक इधर, इसलिए माइनस हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए माइनस का साइन हुआ। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, नेट रिजल्टेंट 0 आ गया दोनों फोर्सेस का। तो ये क्या हुआ, हमारे पास बैलेंस्ड फोर्स हुआ। हिंदी में जैसे देखो कि संतुलित बल क्या, अभी किसी भी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करते हो, मीनिंग किसी भी सिस्टम के ऊपर एक से अधिक यदि बल लग रहे हैं, उन बलों का परिणाम मीनिंग उन बलों का रिजल्टेंट है वो कैसा आ रहा हो, 0 आ रहा हो, तो वो संतुलित अवस्था में होगा। मीनिंग जो ये सिस्टम या जो भी बॉडी है वो किस अवस्था में है, बैलेंस स्टेज में या इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है, मीनिंग संतुलित अवस्था के अंदर पड़ी है। तो इस दिशा में जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, संतुलित अवस्था में है, तो उस टाइम जो ये बल लग रहे हैं ना अलग अलग सभी बल, वो कौन से है, संतुलित बल कहलाते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आता है अनबैलेंस्ड या असंतुलित बल। कहता है कि जब किसी भी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल इस प्रकार लगे कि वस्तु किसी बल की दिशा में गति करने लग जाए, मीनिंग जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जैसे एक तो हम यहाँ लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, एक यहाँ इस डायरेक्शन में अपोजिट में लगा रहे हैं 5 न्यूटन का, एक मान लो यहाँ लग रहा है जैसे 2 न्यूटन। तो ये देखो ये बल क्या है, इनसे ज़्यादा ये आ रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये वाली इधर चलने लग जाएगा ऑब्जेक्ट जो भी हमारा पड़ा है। मीनिंग जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा लगेगा वो बॉडी उसी डायरेक्शन में क्या है, मोशन करने लग जाती है, मूव करने लग गई। तो ये क्या है, हमारे पास असंतुलित बल है। मीनिंग यहाँ बराबर नहीं है ना सारे, जिसमें ज़्यादा होगा वहीं बॉडी चलना शुरू कर देती है। यहाँ पर कैसी है, वो वस्तु किसी बल की दिशा में गति करने लगती है, तो वो कौन सा हुआ, असंतुलित बल होगा। मीनिंग इफ एनी बॉडी 2 और मोर फोर्स एक्ट, मीनिंग एक बॉडी के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा कोई हमारे फोर्स ऑपरेट कर रहे हैं, लग रहे हैं, इन सच वे दैट, वो इस प्रकार लग रहे हैं कि वो बॉडी वो मूव करने लग जाए किसी भी फोर्स की डायरेक्शन में। मीनिंग जिस फोर्स की डायरेक्शन, और वो लगेगी किसमें, जिस फोर्स में हमारा मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसी डायरेक्शन में क्या है, मोशन में आ जाएगी। तो ये क्या हुआ, हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ। उसके बाद है घर्षण बल या फ्रिक्शनल फोर्स किसे कहते हैं। घर्षण फोर्स क्या होता है, जब किसी भी बॉडी आपस में संपर्क में है, कॉन्टैक्ट के अंदर है, मीनिंग 2 बॉडी यदि आपस में क्या है, कॉन्टैक्ट के अंदर है, उनके बीच ही हमेशा लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। ये किसकी वजह से होता है, या तो रबिंग की वजह से होगा, या आपस में उनके क्या मोशन में जैसे भी है वो एक दूसरे के साथ क्या कॉन्टैक्ट में है। और फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, अपोज होता है मोशन के। मीनिंग जिस डायरेक्शन में गति होगी ना जिस ऑब्जेक्ट की, उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, रिटायर्ड करता है मोशन को, गति को। इट ऑलवेज इन पेयर, पेयर में लगेगा, क्योंकि एक तो जो हम फोर्स लगाएंगे अप्लाइड फोर्स, और एक वो जहाँ उसके अपोजिट एक फोर्स प्रोड्यूस हुआ जो फ्रिक्शनल फोर्स था। मीनिंग ये हमेशा पेयर के अंदर हुआ ना, एक अप्लाइड फोर्स हो गया जो हम लगा रहे हैं, और एक कौन सा हुआ हमारे पास, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये क्या बन गया, इनका पेयर बन गया ना दोनों का। दूसरा कहता है ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये हमेशा क्या लगता है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये चीज़ याद रखना, हमेशा जिस डायरेक्शन में गति करता है ना ऑब्जेक्ट, उसके अपोजिट लग रहा है। जैसे हम चल रहे हैं तो हमारा पैर तो क्या है, अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, और अर्थ हमारे पैर पे लगा रही है। ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, जिसकी वजह से हम चल पा रहे हैं। ये फ्रिक्शन के कारण ही है, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स। कहता है जैसे जैसे गति बढ़ेगी, जैसे जैसे मोशन बढ़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही वो लगाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हुई। इसके बाद घर्षण बल हिंदी में कहता है कि संपर्क में रखी हुई 2 वस्तुओं के बीच होता है, हमेशा कॉन्टैक्ट में होगी ना बॉडी, तभी आएगा घर्षण बल, वरना नहीं होगा। ठीक है, दूसरा गति करने की वस्तु का विरोध करता है, मीनिंग गति करने के अपोजिट आता है, रिटायर्ड करता है, गति को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये था घर्षण बल। इसके बाद देखो कि जो ये फ्रिक्शनल फोर्स आता है, ये हमेशा क्या होगा, रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीनिंग जितनी रिएक्शन करेंगे उतनी ही हमें क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। जैसे हमारे पास यदि जिस कंडीशन के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या हो जाए, लेस हो जाए हमारे अप्लाइड फोर्स से, तो मीनिंग अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी क्या करती है, मूव करना शुरू कर देती है ना। तो फिर यहाँ पे क्या होगी, एक कंडीशन तो ये होगी वो मोशन करने लगी। अब उसके वेट की वजह से भी तो क्या होगा, फोर्स लगेगा ना, वो क्या वेट लग रहा है नीचे की तरफ, और उसके अपोजिट क्या होगी, रिएक्शन। मीनिंग आर होगी किसके बराबर, डब्ल्यू के। यही होता है मीनिंग फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या, रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
तो यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स F प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगा दिया म्यू। अब R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रिएक्शन किसके बराबर है, वेट के, वहाँ से क्या आ जाएगा mg। तो यहाँ से क्या बन गया F इज इक्वल टू म्यू आर या फिर म्यू इज इक्वल टू F इज इक्वल टू म्यू mg। m यहाँ पर क्या है, जो भी मास होगा बॉडी का उस पर डिपेंड करेगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। दूसरा उसके बाद इस पे कई बार छोटे क्वेश्चन है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है क्या मास पे डिपेंड कर रहा है, यस यहाँ पे हमारा क्या है इस पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास घर्षण बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कौन से हैं, पहला स्थैतिक घर्षण बल मीनिंग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा होगा, जिसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स है वो यदि अप्लाइड फोर्स के बराबर है, मीनिंग ये हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट क्या होगा, एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। यदि वो चीज़ें दोनों बराबर है, फ्रिक्शनल फोर्स भी और जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो दोनों बराबर है, वो बॉडी क्या मूव नहीं करेगी ना, आगे नहीं चलेगी। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स तो होगा पर अपोजिट होगा किसकी डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स के। यदि बराबर है तो वो बॉडी मोशन के अंदर नहीं होगी। तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। मीनिंग जिस टाइम अप्लाइड फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बॉडी मोशन के अंदर नहीं होती, तो इसको कहेंगे स्थैतिक घर्षण बल। उसके बाद आता है सर्पी घर्षण बल या काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। जैसा नाम से याद है काइनेटिक या स्लाइडिंग, मीनिंग जब कोई बॉडी किसी दूसरे सरफेस के ऊपर क्या कर रही है, सरफेस तो सब में चाहिए ना, दूसरा कॉन्टैक्ट में तभी घर्षण बल होता है। कहता है बॉडी जब किसी सरफेस पे क्या कर रही है, मूव कर रही है या स्लाइड कर रही है, तो उस टाइम क्या होगा, जो बल होता है वो कौन सा होता है, सर्पी घर्षण बल या काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। मीनिंग वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो वहां पर सरकने वाली वस्तु और उस सतह के बीच में क्या, उस सरफेस के बीच में एक बल होता है ना, वो बल क्या होता है, हमारा सर्पी घर्षण बल होता है, ठीक है। इसके अंदर देखो फिर क्या होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कैसा होगा, हमेशा लेस देन अप्लाइड फोर्स होगा ना, तभी बॉडी मूव करेगी। इसके बाद लोटनिक घर्षण बल किसे कहते हैं, जब किसी सतह पर वस्तु के सतह पर लुढ़कती है, मीनिंग कोई वस्तु किसी सतह के ऊपर या किसी दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़क रही है, रोलिंग कर रही है, तो वो कौन सा हमारे पास, वहाँ जो फ्रिक्शनल जो फोर्स होता है अपोजिट डायरेक्शन में उस लुढ़कती हुई वस्तु के, तो वो कौन सा होता है, लोटनिक घर्षण बल होता है, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है। मीनिंग एक बॉडी है वो रोल करेगी किसी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पर भी क्या होगा, दोनों के अंदर हमारा अप्लाइड जो फोर्स होगा ना वो ग्रेटर होगा फ्रिक्शनल फोर्स से, तभी वो मोशन के अंदर होगी, चाहे वो स्लाइडिंग हो चाहे रोलिंग हो। नाम से याद रखना, स्लाइडिंग में तो वो मोशन में है सिर्फ, इसके अंदर वो रोल करती है साथ में, इसमें तो क्या करेगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। जैसे बुक पड़ी, इसके धक्का मारा तो ये क्या हो गई, फोर्स लग रहा तो ये अपनी जगह से आगे चली गई ना, सरक गई, वो क्या हो गई आगे क्या हुई, जगह बदल ली, मोशन में आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई ना उसके अंदर, तो ये क्या हुआ, स्लाइडिंग या रोलिंग, सॉरी काइनेटिक, ठीक है। रोलिंग क्या होता है, जैसे कोई मान लो झूले होते हैं, जैसे बच्चे ये ले यहाँ पे बैठे हैं तो ये क्या होता है, नीचे आ रहे हैं इस तरह, सॉरी जैसे उसके अंदर कोई बॉल हमने यहाँ से क्या करी, ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे, तो ये रोल करती हुई क्या नीचे की तरफ आ रही है ना, तो इसके अंदर क्या है, हमारी रोलिंग होती है, लुढ़कती है। फिर इसके बाद ये हमारे पास जैसे ये क्या था, म्यू आर हमने किसके लिए, फ्रिक्शनल फोर्स के लिए कांस्टेंट लिया हुआ है, वैसे ही कहता है कि जो हमारा म्यू है स्टैटिक फ्रिक्शनल कांस्टेंट होता है वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे, काइनेटिक और रोलिंग से। सबसे ज़्यादा स्टैटिक का होता है, फिर काइनेटिक का होता है, फिर रोलिंग का होता है, ठीक है। ये थे हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स के टाइप्स। अब देखो हम पढ़ते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कि घर्षण बल है जो उसकी विशेषताएं क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, उसके बारे में देखो डायग्राम के अंदर दिया हुआ है। जैसे कहता है कि घर्षण बल की विशेषता पहले क्या है कि दोस्तों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, मीनिंग वो ये डिपेंड नहीं करेगा कि उसका एरिया कितना है, उस पर डिपेंड नहीं करता हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो। कहता है ये सिर्फ डिपेंड करता है कि उसकी प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, मीनिंग जो सरफेस हमने ले रखे हैं उनकी नेचर कैसा है, किस मटेरियल के वो बने हुए हैं, उस पर डिपेंड करेगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा कहता है कि लोटनिक घर्षण बल, मीनिंग जो हमारा ये लोटनिक घर्षण बल था, मीनिंग लास्ट जो रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था, इसका मान सबसे क्या है, कम होता है, सबसे ज़्यादा किसका था, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का होता है। उसके बाद थर्ड देखो, घर्षण बल या घर्षण को कम करने के लिए मशीनों को स्नैक या बॉल बेयरिंग लगाए जाते हैं, मीनिंग जो हमारे व्हीकल्स होते हैं या उनके अंदर जो मशीनों के अंदर क्या करते हैं, लुब्रिकेंट लगाते हैं जैसे ऑयल के रूप में,
ताकि वहाँ पे क्या हो जाए, वो चीज़ चिकनी हो जाए, और वहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही वो क्या होगा, चिकना होगा, तो घर्षण बल कैसे होता जाएगा, वहाँ कम होता जाएगा हमारा। ठीक है, कहता है ठोस ठों के मध्य घर्षण अधिक, द्रव द्रव के मध्य उससे कम, और वायु ठोस ठों के बीच घर्षण सबसे कम होता है। मीनिंग यदि सॉलिड सरफेस है ना, तो वहाँ जो घर्षण होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ रफ सरफेस है। रफ सरफेस के अंदर हमारा क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। द्रव द्रव के अंदर क्या है, वायु के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होगा, पर सॉलिड से कम होगा। यदि वायु और ठोस है, मीनिंग गैसेज और ठोस की बात करें सॉलिड की, तो उसमें सबसे कम होता है। ठीक है, उसके बाद है लास्ट, उसके बाद देखो घर्षण बल के लाभ दे रखे हैं। घर्षण बल मीनिंग जो हम चल पा रहे हैं, हम लिख पा रहे हैं, ये सारे किसके यूजेज है, फ्रिक्शन के। ये फ्रिक्शन के लाभ है, क्योंकि फ्रिक्शन के बिना, घर्षण के बिना ना तो चलना संभव है, ना लिखना संभव है। तो देखो घर्षण बल के कारण ही मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता है, चल पाता है। दूसरा देखो, कहता है कि घर्षण बल न होने पर, मीनिंग फ्रिक्शनल फोर्स न होने पर, हम केले की छिलके, बारिश जैसे केले की छिलके पैर आ जाता है, हम गिर जाते हैं। मीनिंग वहाँ वो चीज़ क्या है, फिसलनी है ना, चिकना है। मीनिंग चिकनी सतह होने के कारण, स्मूथ होने के कारण वहाँ फ्रिक्शन क्या होगा, कम हो गया ना। फ्रिक्शन कम होने के कारण ही हम क्या होते हैं, गिर जाते हैं ना। दूसरा कहता है बारिश आती है, उस टाइम भी चिकनी सड़क हो जाती है, वहाँ फिसल जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है, रफ सरफेस कम हो जाता है। यदि सड़कों पर घर्षण ना हो तो पहिए फिसलने लगते हैं। मीनिंग ये जो रोड है, यदि वो स्मूथ हो, बिल्कुल क्या हो, स्मूथ बने हो, चिकने बने हो, तो उनके ऊपर क्या होंगे, व्हीकल्स होंगे, वो भी क्या करने लग जाएंगे, फिसलने शुरू कर देंगे। इसलिए वो क्या होता है कि रफ सरफेस बनाए जाते हैं। यदि पट्टे और पुल के बीच घर्षण ना हो तो पट्टा मोटर के पहिए नहीं घुमा सकेगा। मीनिंग जो ये पट्टा और पुली होती है जो हमारी, तो उनके अंदर कहता है कि यदि घर्षण ना हो ना, तो पट्टा मोटर के पहिए को घुमा नहीं सकेगा। स्मूथ होगा तो वहाँ पे वो बल नहीं लगा पाएगा अपना। ठीक है, उसके बाद देखो फ्रिक्शनल फोर्स की हानि क्या क्या है। कहता है कि इसकी हानि ये है कि मशीनों में घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय होता है। मीनिंग मशीनों के अंदर घर्षण के कारण एनर्जी ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से टूट फूट ज़्यादा होती है। मीनिंग घर्षण अधिक होगा तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, रफ सरफेस है, जिसके कारण क्या होता है, कई बार टूट फूट भी हो जाती है अपने व्हीकल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद सेकंड है हमारे पास मशीनों के पुर्जों के बीच। कहता है मशीनों के जो पुर्जे होते हैं उनके बीच यदि घर्षण ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाती है, उष्मा मीनिंग एनर्जी, हीट पैदा हो जाती है, जो मशीनों को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी घर्षण के कारण। मीनिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ वर्क होगा वहाँ पे, फोर्स है मीनिंग कुछ वो वर्क डन करेगा, जिसके कारण क्या है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। जो ये वर्क डन है वो क्या हो रहा है वहाँ पर, हीट की फॉर्म में। और ये हीट क्या करती है, उस व्हीकल्स को या जो भी मशीन है उसको क्या करेगी, कुछ ना कुछ हानि पहुँचाएगी। ये हमारे घर्षण बल की हानियाँ। अब देखो अभी केंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं। कहते हैं जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर घूमती है, किस रेडियस, मान लो रेडियस आर है उसकी, विद यूनिफॉर्म स्पीड, कुछ फिक्स स्पीड होगी उसकी, मान ली वी, देन एक्सेलरेट ऑफ मैग्नीट्यूड। कहते हैं कि जब कोई चीज़ घूम रही है उसके अंदर यदि यूनिफॉर्म स्पीड है तो वहाँ कुछ एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड वो आता है v²/r। ये हमेशा किसकी तरफ आएगा, जिस सर्कल में वो घूम रही है उसकी सेंटर की तरफ होगा। तो अब यहाँ पे ये जो ये सेंटर की तरफ जो ये हमारा क्या एक्सेलरेशन है, ये क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, रेडियल एक्सेलरेशन, या कह सकते हो कि हमारे पास क्या है, त्वरण है जो सेंटर की तरफ लग रहा है ना। कहता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ये कहा गया था कि एवरी एक्सेलरेशन, मतलब हर एक त्वरण के अंदर कुछ ना कुछ तो फोर्स होता है, उसी के कारण बॉडी के अंदर एक्सेलरेट होता है। तो इसका मीनिंग सर्कल के अंदर यदि वो चीज़ घूम रही है कोई, और उसके अंदर हम कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी v है उसकी, उसके साथ वो मूव कर रही है सेंटर में, सॉरी सर्कल के अंदर, तो कहता है कि इसके अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। वो कितना होता है, v²/r होता है। इसका मीनिंग एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो कोई ना तो कोई फोर्स होगा ना जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि हमने यही कहा था एवरी एक्सेलरेटेड बॉडीज हैज ए फोर्स। मीनिंग हर एक एक्सेलरेटेड बॉडी के अंदर कोई ना कोई तो फोर्स होगा, और ये जो फोर्स होता है ना जिसके कारण ये सर्कल में घूम रही है, वो ही क्या हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, देखो जो फोर्स हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके कारण क्या एक्सेलरेशन है, और ये एक्सेलरेशन किसकी तरफ कहा था, रेडियस की तरफ है। तो जहाँ पे हमारा डायरेक्शन होगी किसकी, एक्सेलरेशन की, उसी डायरेक्शन में कहाँ, किसकी डायरेक्शन होगी, फोर्स की। मीनिंग सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है, हमेशा सेंटर की तरफ होती है, जहाँ हमारी रेडियस होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये v²/r हम वैसे कैसे निकाल सकते हैं, देखो वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस बाय
टाइम ये लिखते हैं ना, तो अब यहाँ से v क्या है मीनिंग d/t, यही बना ना। d की जगह हम यदि मान लो सर्कल की बात कर रहे हैं, उसकी रेडियस कितनी ले रहे हैं, r ले रहे हैं ना, तो r लिख सकते हैं, टाइम t हुआ। अब बताओ कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, यही होता है v/t। अब यहाँ से v कितना है हमारे पास, r/t। तो यहाँ से देखो नीचे टाइम एक और भी पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी हम वेलोसिटी की फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं, तो अब इस t की जगह यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, t यहाँ से क्या बन जाएगा, t बनेगा r/v। क्या बना, r/v, यहाँ से आया ना t r/v, तो ये t की वैल्यू यहाँ रख दो, क्या बन जाएगा r/v, और ये v ऊपर चला गया तो क्या बना v²/r। तो ये क्या आ गया हमारे पास, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया, जो ये एक्सेलरेशन निकला है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जिसकी वजह से ही क्या है, कोई भी बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर पाती है, मीनिंग सर्कुलर पाथ कवर कर पाती है। यदि सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसमें क्या है, कुछ वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, इसका मीनिंग वो क्या है, हर जगह उसके अंदर क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रही है, वो एक्सेलरेट हो रही है, तो इसका मीनिंग क्या है, कोई ना तो फोर्स होगा जिसके कारण ये एक्सेलरेट हो रही है। तो ये जो फोर्स होता है ना जिसके कारण ये एक्सेलरेट होती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही होता है, जो हमेशा सेंटर के टुवार्ड्स लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा हमेशा, ठीक है। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है कि विदाउट इट सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। कहता है कि जो अभी केंद्रीय बल होता है उसके बिना हमारा सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। या हिंदी में देखो अभी केंद्रीय बल क्या है, कहता है वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाला बल, मीनिंग वृत्ताकार पथ, यदि गोलाकार जो पथ है हमारा सर्कल के अंदर, जो सर्कुलर जो रास्ता है उसके अंदर लगने वाला बल जो हमेशा किसकी तरफ लगे, केंद्र की ओर, वो ही क्या होता है, भी केंद्रीय बल होता है। कहता है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, जो हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेट होगा, उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड से घूम रहा है, और उसके अंदर क्या होता है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जो उसकी किसकी तरफ होगा, हमेशा इनवर्ड, मीनिंग रेडियस की तरफ। अब ये देखो कि जो इसके ऊपर ये बॉडी हमारी घूम रही है, तो इसके हर पॉइंट के ऊपर लीनियर वेलोसिटी तो अलग होगी ना, ये यहाँ पे जाने की कोशिश करा, यहाँ आएगा तो इसके अलोंग जाने की मूव करेगा, जिसके कारण ये क्या है, सर्कल में आ रहा है। तो इसका मीनिंग हुआ कि जो लीनियर वेलोसिटी है वो एक्ट करती है हमेशा कहाँ, टेंजेंटली आउटवर्ड, मीनिंग उसके टेंजेंट के अलोंग, मीनिंग बाहर की तरफ, ठीक है। और जो ये हमारी लीनियर वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ये हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन, पूरे सर्कुलर मोशन के अंदर, मीनिंग पूरा जो ये वृत्ताकार रास्ता आएगा ना उसके अंदर हर एक जगह, मीनिंग चाहे यहाँ पे देख लो ये क्या है, वेलोसिटी तो इधर लगेगी, पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर ही जाएगा। तो ये हमेशा एक दूसरे के क्या आएंगे, परपेंडिकुलर आएंगे, ठीक है। मीनिंग वेलोसिटी तो जहाँ नीचे की तरफ आएगी ना इसके टेंजेंट के लोग, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो एक्सेलरेशन तो इसकी तरफ होगा, पर वेलोसिटी तो इसके टेंजेंट के लोग आएगी, तो ये हमेशा हर जगह क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा हमारा क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मीनिंग सर्कुलर के अंदर जो त्वरण होता है वो हमेशा क्या होता है, लीनियर वेग के, मीनिंग्स जो हमारा साधारण सीधा वेग जो बोलते हैं वो हमेशा क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर आएगा, लंब होगा, ठीक है। इसके बाद इसके उदाहरण देखो, कहता है सूर्य के चारों तरफ जो हमारे प्लैनेट्स है वो घूम रहे हैं। कहता है ये सर्कल के अंदर ये ना इलिप्टिकल रास्ता होता है, वैसे कहता है कि ये भी तो किसके कारण है, वैसे तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स था इसका कारण, पर उसके अपोजिट कुछ होगा ना जिसके कारण वो ही रास्ता सर्कुलर ही पाथ घूम रहे हैं। तो कहता है कि वो फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो किसकी वजह से आता है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है, ठीक है। किसकी वजह से आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो आएगा हमारा किसके अंदर, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह या ग्रहों के चारों ओर जो इनके उपग्रह घूम रहे हैं, मीनिंग जो हमारे सैटेलाइट्स घूमते हैं प्लेनेट के चारों तरफ, ये भी किसके कारण है, उनके अंदर जो ये अभी हमारा केंद्रीय बल है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, बराबर होंगे ना। तो यहाँ पे हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, अब देखो यहाँ सॉरी ये रह गया, कहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ से हमने यह कहा कि एक्सेलरेशन मीनिंग है एक्सेलरेट हो रही है तो फोर्स होगा,
तो फोर्स वैसे क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने कही कि सेंटर के अंदर क्या है, v²/r। तो यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आ गई mv²/r। क्या होती है, याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आता है, mv²/r। v यहाँ पे क्या हमारी लीनियर वेलोसिटी है उसकी, ठीक है, क्या है, लीनियर वेलोसिटी, सीधी रेखीय वेग बोलते हैं जो, ठीक है। अब देखो हमने पीछे वाले में जो पीछे लेक्चर्स थे उनमें पढ़ा था कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के अंदर रिलेशन है। वो क्या है कि लीनियर वेलोसिटी v = ω/r के बराबर होती है। ओमेगा यहाँ पर हमारा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे एक रिलेशन आ गया v = ω/r। अब यहाँ पे v की जगह हम लिख सकते हैं ω², क्योंकि v की जगह ω/r, तो v² है तो ω² r²। अब r से r कैंसिल, क्या बच गया, m⍵²r बच गया, ठीक है। तो कई बार न्यूमेरिकल आए, यदि लीनियर वेलोसिटी दे रखी है तो सिंपल रख दो mv²/r, यदि एंगुलर दे रखी है तो ये वैल्यू पुट करो, ठीक है, m⍵²r। तो यहाँ से अब ये बात कर रहे थे अपन सूर्य वाले की, सन के चारों तरफ जो प्लैनेट घूम रहे हैं वो सारे, उनके अंदर क्या होगा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो इक्वल होंगे तभी वो क्या होंगे, इलिप्टिकल अपना जो ऑर्बिट है उसके अंदर रिवॉल्व करते रहेंगे, मीनिंग वो सेंटर की तरफ नहीं जा पाते, मीनिंग सूर्य की तरफ नहीं जा पा रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसका और सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उसकी तरफ। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे तभी वो क्या होगा, सर्कल में मूव करेगा। वरना यदि मान लो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होता तो वो सन की तरफ आ जाते, यदि ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाता ज़्यादा तो वो क्या होते, उससे हवे दूर चले जाते, ऐसा ही होता ना। तो यदि इक्वल है तभी वो उसके अंदर रिवॉल्व कर पा रहे हैं ना। तो mv²r किसके बराबर होगा, ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वैल्यू क्या है, gm/r²। अब v को हम एंगुलर वेलोसिटी होगी तो यहाँ किस में लिख सकते हैं, v क्या होगा, ω/r के बराबर होता है, तो यहाँ से क्या हो गया ω/r। अब इसका स्क्वायर है तो क्या m⍵²r², नीचे r है तो r से r कैंसिल, m⍵²r किसके बराबर आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर आ गया, ठीक है। एक और देखो एग्जांपल, जैसे मान लो किसी मोड़ पे, चाहे वो ट्रेन हो चाहे गाड़ी कोई भी हो, उसके पहिए व सड़क के मध्य जो फोर्स लगता है वो कौन सा होता है, घर्षण बल ही होता है ना उसका। मीनिंग जब वो मुड़ती है एकदम तो वो गिरती क्यों नहीं, या कह सकते हो पलटती क्यों नहीं, क्योंकि वहां पर भी तो क्या होगा, दोनों के बीच क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ना, जो सेंटर की तरफ होगा मोड़ेगी तो एकदम। तो कह रहा है कि वहां पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसी के कारण क्या होता है, ये अभिकेंद्रीय बल हमारा प्रदान होता है। यदि आता है कि किसी गाड़ी या को मोड़ पर यदि रेल या समय कार का जो समय जो पहिए व सड़क के मध्य जो बल लग रहा है वहाँ पे जो ये घर्षण बल है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वो ही हमें क्या करता है, अपकेंद्रीय बल प्रदान करता है। उसकी वजह से ही क्या आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स आता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण। तो हमें पता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, μr होता है ना, रिएक्शन के बराबर होता है μr। तो यहाँ पे r क्या होता है, उसका वेट, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है वेट, तो μmg किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। फिर आता है कि इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, मतलब इलेक्ट्रॉन है वो अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं ना, ये भी किसके कारण कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही कर रहे हैं। तो उस टाइम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, मीनिंग जो चार्जेस का फोर्स है वो किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रदान करेगा। मीनिंग कौन देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों तरफ घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक है जैसे डोरी से हम कोई पत्थर बांधते हैं और उसको घुमा रहे हैं तो वो एक सर्कल में मूव करना शुरू कर देता है ना, वृत्ताकार मार्ग में घूमना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको छोड़ेंगे तो वो दूर जाके कहीं गिरता है ना। तो ये घूम रहा है, मतलब क्या है, वायर वो सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंटर की तरफ लगेगा तो उसके अपोजिट भी तो कुछ होगा ना। तो वो जो हमने रस्सी लिए या वायर लिए उसकी टेंशन होगी जो फोर्स का काम करेगी किसके लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कराने के लिए, प्रदान करने के लिए। तो ये चीज़ याद रखना कि मान लो प्लेनेट वाले के अंदर तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करता है। जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा जब मोड़ के ऊपर या कोई गाड़ी या मतलब ट्रेन जो भी होगी, कार होगी, उनके मध्य मीनिंग जो मुड़ती है उस टाइम जो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान होता है वो किसके कारण होता है, उनके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण होता है जो रोड और उस पहिए के बीच में लग रहा है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन यदि हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं तो उसके अंदर वो घूम रहे हैं तो वहाँ पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो किसके कारण आया, उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण आया, ठीक है। फिर यदि डोरी से यदि पत्थर का टुकड़ा बांध दिया जाए तो वो वृत्ताकार घूमता है तो उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो किसकी वजह से होगा, उस वायर की टेंशन की वजह से, मीनिंग उस रस्सी की या जो भी तार लिए उसके तनाव की वजह से, ठीक है। फिर आता है कि कीचड़ पर तेजी से चलती साइकिल
या कार के पहिए के द्वारा कीचड़ के कण होते हैं वो क्या होते हैं, उछलते हैं ना, वो कहाँ जाते हैं, स्पर्शीय रेखा उसके टेंजेंट के लोंग जाते हैं, मीनिंग स्ट्रेट जाते हैं ना, सीधा टेंजेंट के लोंग। जैसे ये पहिया है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ फेंकेगा, ये इधर इस तरफ से फेंकता रहता है। इससे बचने के लिए जैसे यहाँ पे कोई चला रहा है तो उसकी क्या सीधा मुंह पे ही लगेगी ना जाके ऊपर की तरफ। कहता है इनसे बचने के लिए क्या होते हैं, पहियों पर क्या लगाते हैं, मड गार्ड लगाते हैं। ठीक है, मड गार्ड मीनिंग कीचड़ से बचने के लिए कुछ गार्ड यूज किए जाते हैं, इसलिए मड गार्ड बोलते हैं उनको। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स मेन इसके अंदर याद रखना कि ये किसकी तरफ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है, और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी होती है, mv²/r होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। यदि एंगुलर की फॉर्म में पूछता है तो v को लिख दो ω/r। ठीक है, अब देखो अब केंद्रीय बल कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पहले इसे पढ़ा हमने सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स था उसके अपोजिट आता है हमेशा, मीनिंग वो तो हमेशा क्या लगता है, सेंटर की तरफ लगता है, टुवार्ड्स द सेंटर। पर ये क्या होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, मीनिंग उस रेडियस से दूर की ओर लगता है। वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, मीनिंग जो केंद्र से आउटवर्ड की ओर तरफ लगे वो बल कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है हमारे पास। कहता है कि जैसे नॉन इनर्शियल फ्रेम है, अजड़ता फ्रेम है, तो उसके अंदर न्यूटन के अकॉर्डिंग, न्यूटन के जो नियम थे उनके अकॉर्डिंग था कि यदि बलों की कल्पना करनी हो, कोई मतलब कई बार इमेजिनरी फोर्सेस होते हैं जो पिंड से कोई संबंधित नहीं होते, वैसे उन बलों को ही क्या कहते हैं, इनर्शियल फोर्स कहते हैं, या कहते हैं जड़त्व या छदम बल भी कहते हैं। ये इमेजिनरी फोर्स है जो इनर्शिया की वजह से आई, जो क्या है, इनर्शिया की वजह से आते हैं, वर्च्यू ऑफ इनर्शिया, मीनिंग वो चीज़ वहाँ पे क्या है, उस चीज़ को वैसे ही रखना चाह रही है, उस चीज़ के मतलब उस इनर्शिया की वजह से आ रहा है, ये एक इमेजिनरी फोर्स है। मीनिंग ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, ये भी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर, मीनिंग नॉन इनर्शियल फोर्स है, ये एक क्या है, जड़त्वीय छदम बल का ही पार्ट है, मीनिंग एक इमेजिनरी फोर्स है हमारा यहाँ पर। कहते हैं कि ये अब केंद्रीय बल होता है ना, ये हमेशा विपरीत होता है, अब केंद्रीय बल है वो हमेशा अभी केंद्रीय बल के विपरीत आता है, मीनिंग सेंट्रीपिटल फोर्स के हमेशा अपोजिट आता है। कहता है कि जैसे कार जैसे चल रही है, टर्निंग एट द कार एट टर्निंग, मीनिंग मोड़ पर जैसे कार होती है वो क्या होती है, उसमें जो यात्री बैठे होते हैं, जो भी बैठे हैं व्यक्ति बैठे हैं, वो हमेशा जिस तरफ वो मुड़ेगी ना उससे विपरीत दिशा में झुक जाते हैं। तो कहते हैं ये किसके कारण है, सारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, मीनिंग ये सेंटर से अवे की ओर जाएंगे, मीनिंग वो क्या वहाँ पे इनर्शिया की वजह से जहाँ है वही रहना चाह रहे हैं, और वो इस तरफ एकदम जैसे ही मोड़ आता है झुक जाते हैं। वो चीज़ वो जो व्यक्ति बैठे वो इनर्शिया की वजह से जिस अवस्था में वही रहना चाह रहे हैं, पर वो इस तरफ झुक रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर, उससे क्या विपरीत दिशा में लगेगा, अपोजिट, उसको क्या लगेगा, धक्का महसूस होगा। कहाँ लगेगा, मोड़ पर, वो जिस दिशा में मुड़ेगी ना उसे अपोजिट, जैसे बाएं की तरफ मुड़ रही है तो व्यक्ति को दाएं की ओर झटका लगता है। ठीक है, ये किसकी वजह से है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, मीनिंग लेफ्ट में मुड़ रही है तो राइट की तरफ झुकेगा वो, ठीक है, झटका लगेगा उस व्यक्ति को। फिर आता है चक्रीय झूले, जो हमारे मैरी गो राउंड झूले होते हैं, उसके अंदर व्यक्ति जो बैठे होते हैं, जैसे ही वो झूले ले रहे होते हैं उस टाइम उनको ना एक बाहर की तरफ धक्का लगता है, तो वो भी किसके कारण है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण है, मीनिंग वो क्या कर रहा है, अवे फ्रॉम सेंटर से दूर भेजने की कोशिश करता है ना हमेशा, इसलिए उनको कैसा महसूस होगा, बाहर की तरफ धक्का महसूस होगा। इसके बाद इसके उदाहरण कौन से हैं हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, जैसे क्रीम निकालने की जो मशीन होती है, क्रीम स्प्रेटर होता है, उसके अंदर भी क्या होता है, ये जो दूध के ऊपर जो भी क्रीम है, जैसे ही मशीन को चलाते हैं वो क्या हो जाएंगे, जैसे मक्खन होता है उसके बिल्कुल पास आ जाता है दूध, बाकी दूर चला जाता है ना। जिसकी डेंसिटी कम होगी ना वो क्या होगा, उस एक्सिस से दूर चला जाता है, जिसकी कम होती है वो उसके पास आ जाता है। मीनिंग जैसे ये मशीन घूम रही है तो उसके जो एक्सिस है उसके पास कौन आएगा, क्रीम आएगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू मिल्क से। तो ये क्या होगा, यहाँ सेपरेशन हो रहा है और उनके बीच ये जो फोर्स लग रहा है ये दूर जा रहे हैं, दूर जा रहा है, ये किसके कारण है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण है। ड्राई क्लीनर होता है जो हमारा, उसके अंदर भी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल का काम होता है। सेंट्रीफ्यूग ड्राइवर होता है, अब केंद्रीय शोषक होते हैं, वो भी किस पे बेस्ड होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। या सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये भी किस पे होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के ऊपर है। इनके एग्जांपल्स याद रखना। इसके बाद हमारे पास केंद्रितर, मीनिंग सेंट्रीफ्यूग क्या होता है, कहता है एक ऐसा डिवाइस होता है,
एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से हल्की व भारी कणों को अलग किया जा सकता है। मीनिंग जो हमारे लाइट पार्टिकल और हैवी पार्टिकल्स हैं उनको अलग करने के लिए एक डिवाइस है, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, और जो किस पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर काम करता है। देखो बल आघूर्ण या मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क क्या है, कहता है कि जब टर्निंग इफेक्ट होता है ना फोर्स का अबाउट किसी भी पॉइंट के या लाइन के, मीनिंग कोई भी टर्निंग इफेक्ट किसी चीज को घूम रही है किसी फोर्स के कारण किसी पॉइंट के चारों तरफ उसके अलोंग या फिर उस किसी भी पॉइंट या किसी लाइन के अलोंग, तो जिस पॉइंट के या लाइन के अलोंग वो चीज घूमती है ना, रोटेशन होता है, उस लाइन या पॉइंट को क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये टर्निंग इफेक्ट जो ये शो हो रहा है वो चीज़ घूम रही है उस फोर्स के कारण, उसको क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण या टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, और ये टॉर्क होता क्या है, वैसे फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फोर्स आर्म, भाई उस फोर्स से कितनी दूरी के ऊपर हम वो बल लगा रहे, जहाँ भी हमारा मतलब जिस चीज़ के ऊपर लगाना है वो कितनी दूरी पे, मीनिंग वो किस एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है ना, उससे वो डिस्टेंस कितनी दूरी पे हमने फोर्स लगाया है, वो चीज़ यहाँ पे लिखनी है, परपेंडिकुलर जो भी डिस्टेंस है उससे। ठीक है, इसको बल बाहु भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसके हमारे पास टॉर्क क्या होगा, F इंटू में फोर्स आर्म, तो ये फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और आर्म जो भी डिस्टेंस होगी तो इसके लिए मीटर, तो इसके यहाँ से टॉर्क की हमारे पास यूनिट क्या आ गई, न्यूटन मीटर। ठीक है, ये टाउ बोलते हैं इसको, इसका सिंबल है टॉर्क के लिए, बल आघूर्ण के लिए न्यूटन मीटर होगी। कहते हैं ये एक प्रॉपर डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए ये एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे हमें दरवाजे की बात करते हैं कि दरवाजा होता है जैसे हमारा किसी एक्सिस के चारों तरफ ही उसकी क्या होती है, मूवमेंट होती है ना, वो मूव करता है। जैसे घर के दरवाजों में हत्था कब्जे से दूर लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है वो दूर, क्योंकि जितना ज़्यादा जिस एक्सिस के चारों तरफ उसको घूमना है, जैसे इसके चारों तरफ वो क्या होगा, इसको खोल लेंगे या इस लाइन के चारों तरफ ही घूमेगा ना जहाँ भी होगा, तो कहता है इससे जितनी दूर पर हम इसका क्या लगाएंगे, हत्था या हैंडल लगाएंगे, उतना ही आसान होगा हमारे लिए, मीनिंग उतना ही ज़्यादा टॉर्क लगेगा, उतना ही जल्दी क्या होगा, रोटेशन होगी उस चीज़ की। क्योंकि देखो ये क्या है, जैसे हमारे ये पास कब्जे लगे हुए हैं एक्स और वाई, अब एक तो पी पॉइंट के ऊपर यदि हम फोर्स लगाते हैं तो उसके लिए टॉर्क कितना आता है, मान लो फोर्स लगाया F1 तो F1D आया। एक यदि हम क्यू पॉइंट पर लगाते हैं तो उसके लिए कितना आएगा, जितना फोर्स लगाया F2, और डिस्टेंस कितनी उसकी D डैश के लिए, पर ये डिस्टेंस किसकी दूर है, उस एक्सिस से, एक्सिस इस चारों की तरफ ही घूमेगा ना जहाँ कब्जे लगे हुए हैं, तो ये डिस्टेंस D डैश ग्रेटर है, तो इसका मीनिंग ये टॉर्क ज़्यादा होगा, कौन सा, जो हमारा उससे दूर है, मीनिंग जितनी ज़्यादा दूरी पर होगा टॉर्क उतना ही ज़्यादा होगा ना, जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतनी ही जल्दी क्या होगी, वो रोटेट करेगी चीज़, टर्निंग इफेक्ट आएगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा बल आघूर्ण और ये इसका एग्जाम्पल। फिर आता है उसके बाद बल युग्म या कपल किसे कहते हैं। वैसे टॉर्क और ये दोनों सेम चीज़ ले लेते हैं। कहता है वस्तु पर दो इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कार्य करने वाले समानांतर बल लगे हों, मीनिंग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि दो इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है बल लगते हैं तो वो कौन से होते हैं, बल युग्म या कपल फोर्स बोल देते हैं उनको। ये होता क्या है, वैसे बल गुणा में बल युग्म भुजा, जैसे इसके अंदर था फोर्स इंटू बल बाहुभुजा, इसके अंदर बल युग्म भुजा, जिसके ऊपर लग रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, तो ये यहाँ से इसकी भी क्या आ जाएगी, हमारे पास न्यूटन मीटर यूनिट्स बन जाएगी ना, ऐसा यूनिट होगी। जैसे पानी का नल खोलना हो, टेप खोलना हो, तो दोनों तरफ से हम क्या फोर्स लगा रहे थे, इक्वल एंड अपोजिट लगाएंगे तभी ओपन होगा ना वाटर पंप हमारे पास। कोई भी ढक खोलना है, दो हाथ का, पेन का, बोतल का, तो दोनों तरफ क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, मीनिंग एक कपल हुआ ना फोर्सेस का, इसलिए क्या बोलते हैं, बल युग्म बोल देते हैं इसको। ठीक है, गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाते हैं उस टाइम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, ताले की चाबी खोलनी होती है तो उस टाइम भी ये क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हम लगाते हैं। ठीक है, हमारा देखो सिंपल मशीन या सरल मशीन क्या होती है। कहता है कि ये जो सिंपल मशीन है, सरल मशीन है, ये हमारे टॉर्क के ऊपर ही काम करती है, मीनिंग बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करती है ये, मीनिंग इसके अंदर भी क्या होगा, फोर्स लगाएंगे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो वो चीज़ क्या कर देगा, उसको उठा लेगा या कह सकते हैं रोटेट करा लेगा। मीनिंग ये सिंपल मशीन्स होती है ना, ये किसके लिए यूज होती है, हैवी ऑब्जेक्ट को कैरी आउट कर सकते हैं लेस फोर्स लगाकर, मीनिंग थोड़ा फोर्स देकर, कम बल लगाकर हम किसी भारी ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं, किसके द्वारा, बल आघूर्ण सिद्धांत के बेस्ड पर या टॉर्क के बेस्ड पर, किसके द्वारा, मशीनों के द्वारा। ठीक है, ये मशीनें आगे हम पढ़ते हैं। किसी सुविधाजनक बिंदु पर, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमें सही लगे उस बिंदु पर, उस पॉइंट के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे
और किसी बिंदु पर रखे हुए फोर्स को क्या करते हैं, उठा देंगे। मीनिंग एक साइड हमने जैसे कोई चीज़ क्या वेट रख दिया, उसको हमें उठाना है तो क्या करेंगे, दूसरी तरफ एक पॉइंट जो हमें सही लग रहा है, जो सही सुविधाजनक है हमारे हिसाब से, उसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे, वो बाहर क्या उठ जाता है। इस तरह का ये सिस्टम होता है ना, ये क्या है, किसके बेस्ड होता है, टॉर्क का होता है, ठीक है। और इसी पे इनको मतलब जो ये मशीनें काम करती है वो होगी हमारी साधारण मशीनें या सरल मशीनें, जैसे लेवर होता है, उत्तोलक बोलते हैं, गिरनी होती है, पुल्ली होती है, अनांतल होता है, इंक्लाइन प्लेन, या स्क्रू जैक जैसे गाड़ियों के अंदर लगाए जाते हैं। तो ये सारे क्या हो गए हमारे सिंपल मशीन के एग्जाम्पल हैं। इसके अंदर ये कहता है कि सिंपल की एफिशिएंसी मीनिंग दक्षता निकालनी हो मशीन की, हमें जिसे हम एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं ईटा से, कहता है कि ये कैसे निकालते हैं कि मशीन द्वारा किया गया कार्य, मीनिंग हमने उसको कुछ इनपुट दी, कुछ उसके अंदर हमने एनर्जी दी, जो भी फ्यूल की फॉर्म या किसी की फॉर्म में भी, कहता है उसके आधार पे उसने हमारे लिए कितना कार्य किया, उन दोनों का रेशो इंटू 100 कर देते तो उसकी एफिशिएंसी बताता है हमें। मीनिंग मशीन द्वारा किया गया कार्य बाय में मशीन की दी गई ऊर्जा गुणा में 100 क्या आते हैं हमारे एफिशिएंसी बताता है। देखो हम जितनी ऊर्जा देंगे उतना काम हमें कभी नहीं मिलेगा मशीन के अंदर, ऐसा कभी नहीं होता है। ये सिर्फ हो सकता है आइडियल के केस में, पर हमारे अभी तक ऐसी कोई आइडियल मशीन बनी ही नहीं कि जितने हम इनपुट दे उतनी हमें आउटपुट मिले। मीनिंग जितना हम उसको दे उतनी वो चीज़ हमें वापस दे, उतना काम दे। मीनिंग जितनी हम उसको इनपुट एनर्जी दे रहे हैं वो उतना यदि हमें कार्य दे देती है तो वो 100% एफिशिएंसी होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर होकर कट जाएंगे। मीनिंग 100% एफिशिएंट है वो। मीनिंग तो पर ऐसा कभी होता नहीं है कि हम जितनी एनर्जी देते हैं ना उससे कुछ ना कुछ तो कम ही मिलता है, कभी हमें इक्वल नहीं मिलते। इसलिए क्या होती है 100% एफिशिएंसी का कोई भी हमारे पास सिंपल मशीन नहीं है। मीनिंग एफिशिएंसी ऑफ मशीन नेवर भी 100% कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दिया हुआ एनर्जी और किया गया कार्य मशीन के द्वारा कभी बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। इसलिए इनकी क्या होगी एफिशिएंसी कभी 100% नहीं होगी। इसके बाद देखो इसके अंदर हमने पढ़ा था उत्तोलक। उत्तोलक क्या होता है, देखो लेवर्स क्या बोलते हैं, कहते हैं ये एक सिंपल मशीन है, जैसे हमारा चिमटा होता है, स्रोती या कैंची, ये सारे इसी के मतलब एग्जाम्पल है। इसके अंदर क्या होता है, कोई एक सीधी या टेढ़ी छड़ होगी, वो किसी निश्चित बिंदु होगा उसके चारों तरफ वो स्वतंत्रता पूर्वक घूमेगी, फ्रीली घूमेगी। मीनिंग एक पॉइंट जिसके चारों तरफ वो क्या कर रही है, घूम रही है। जैसे कैंची ले लो, एक फिक्स पॉइंट होता है ना, उसके आसपास ही क्या होती है, घूमती है, वो कट करती है चीज़ों को। इसके अंदर जो लेवर होता है इसके अंदर 3 मुख्य बिंदु होते हैं हमारे पास। एक तो होता है आलम फ्यूलरम्स, कहता है कि आलम क्या होता है कि जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ना, उस जिसके चारों तरफ वो चीज़ घूम रही है, जो रोड घूम रही है वो फिक्स्ड पॉइंट है, उसी को क्या बोलते हैं, फ्यूलरम बोलते हैं, आलम बोलते हैं हम, ठीक है। दूसरा होता है आयास। आयास मीनिंग अफर्ड। अफर्ड मीनिंग जो यूज कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं लेवर टू फोर्स अप्लाइड एक्सटर्नली, मीनिंग जिसके ऊपर बल लगा रहे हैं बाहर से, वो क्या उसका आयास है, ठीक है। फिर जो भार उठाया जाता है या जो कार्य उसके द्वारा किया जाता है वही क्या होता है, लोड होता है। मीनिंग जैसे कैंची के द्वारा काटा गया, जो काटा गया काम है वही क्या है, उसका लोड है, भार है, ठीक है। कहता है कि इसकी थ्योरी क्या है, सिद्धांत क्या है उत्तोलक का, कहता है कि अफर्ट्स इनटू अफर्ट्स आरम, मीनिंग आयास गुणा में आयास भुजा होगी ना, वो किसके बराबर होती है, मीनिंग जितना उसको क्या मिलेगा, एक्सटर्नली फोर्स मिलेगा जिस भुजा के ऊपर। आयास क्या था, टू यूज द लेवर टू फोर्स अप्लाइड एक्चुअली, मीनिंग जिस पर बल लगाया जा रहा है वो जितनी होगी उसी के हिसाब से वो क्या करेगा, काम करेगा ना। मीनिंग लोड गुणा में लोड आरम, तो ये क्या आ गया, इसका सिद्धांत है ये। इसके बाद यदि हमें उसका मैकेनिकल एडवांटेज देखनी होगी, उसका यांत्रिक लाभ हमें कैसे मिलेगा, कितना आएगा, वो होता है रेशो भार का और अफोर्स का। मीनिंग हम कितने अफोर्स उसको लगा रहे हैं, कितना फोर्स लग रहा है, उतना ही वो क्या करेगा, भार उठाएगा। उसका कंपैरिजन करना भी, कितना हमने आयास मीनिंग फोर्स लगाया और कितना भार उसने उठाया, ये इन दोनों का रेशो है ना, वो ही क्या होता है, उसका मैकेनिकल एडवांटेज होता है। इसको ए से भी लिख देते हैं, ठीक है, क्या होता है, ए से भी लिख दिया जाता है। उसके बाद देखो पहले इसके अंदर उत्तोलक के आगे टाइप है हमारे पास, 3 टाइप का होता है। प्रथम उत्तोलक कौन सा होता है, जिसके अंदर हमारा फ्यूलरम्स मीनिंग आलम है वो कहूँ बीच के अंदर हो, ठीक है, कहूँ बीच के अंदर हो आलम्स। इसके अंदर एक साइड तो क्या होगा, फिर हमारा ऑफर्स होगा, एक साइड क्या लोड होगा। तो इसके अंदर उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हम कैसे निकालते हैं, भार बाय में आयास सॉरी, तो ये यहाँ से लोड बाय ऑफर्स लिख सकते हो। अब लोड इससे कितनी दूरी पर है, जो भी डिस्टेंस है उसका फ्लूरम से बाय में नीचे क्या आ जाएगा, जो दूरी ऑफर्स की, तो ये लिख देंगे यहाँ पर AF बाई BF। तो यहाँ पे क्या कार्य करना सुविधाजनक है क्योंकि दोनों की इक्वल डिस्टेंस है,
तो इसके कार्य करना सुविधा जैसे कैंची के अंदर होता है, प्लास के अंदर है, साइकिल का ब्रेक है, दोनों के अंदर क्या है वो सेम, मीनिंग बीच में होता है फिक्स पॉइंट, उसके दोनों तरफ क्या होता है, एक तरफ लोड दिया जाता है, सॉरी एफर्ट्स किया जाता है, एक तरफ उसका कार्य हो जाता है, काम हो जाता है। कहता है कि ये क्या हो सकता है, जो इसके अंदर मैकेनिकल वर्क आ रहा है ना, जो यांत्रिक एडवांटेज आ रही है हमारे पास, मैकेनिकल एडवांटेज आ रही है ए, वो क्या होगी, हो सकता है वो इक्वल हो सकता है ग्रेटर हो सकता है बराबर हो, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि वो चीज़ दोनों कितनी दूरी पर पड़ी है हमारे फिक्स्ड पॉइंट से, मीनिंग उस फ्लूरम से। ठीक है, दूसरा उसके बाद आता है, इसके एग्जाम्पल याद रखना कि फर्स्ट का तो जैसे कैंची है, प्लास है, साइकिल है। द्वितीय के अंदर क्या होता है कि जो लोड होता है ना वो बीच में लगाया जाता है, और जो हमारा फ्लूरम्स होता है वो एक साइड, दूसरी साइड क्या होता है एफर्ट्स दिया जाता है। इसके अंदर अब देखो एडवांटेज निकालेंगे, लोड बाय एफर्ट्स, यही होगा। अब इसकी लोड की डिस्टेंस ए एफ बाई बी एफ, आयास भुजा बाय भार भुजा, ये लिखेंगे। अब देखो इसकी आयास भुजा है वो क्या बी एफ से ज़्यादा है ना, मीनिंग ए एफ है वो बी एफ से ग्रेटर है यहाँ पर। ठीक है, मीनिंग जो आयास भुजा है वो हमारी भार की भुजा से, देखो ये तो यहाँ पे और ये इधर पड़ा है, तो ये डिस्टेंस बड़ी होगी ना इससे, तो ये क्या होगा हमेशा ग्रेटर होगा ना इससे। तो इसका मीनिंग, इसका जो हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज आएगी ए आएगा, वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। ये चीज़ें याद रखना कि फर्स्ट के अंदर एडवांटेज है वो लेस भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है, पर इक्वल भी हो सकती है किसके, 1 के, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वो कितनी डिस्टेंस पे पड़े, क्योंकि ये मिड पॉइंट के ऊपर होगा हमारा फ्लूरम्स। ठीक है, इसलिए क्योंकि दोनों कहीं भी हो सकता है, लोड कितनी दूरी पे लगाया उठाया हो, क्या पता ऑफर्स कितनी दूरी पे दिया गया हो, तो ये डिपेंड करेगा कि हमारी लेंथ कितनी है, दोनों क्या है इसके पॉइंट के दोनों तरफ पड़ा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा इन दोनों का रेशो, मीनिंग ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू 1 हो सकता है। द्वितीय के अंदर होता है कि ग्रेटर देन 1 ही आएगा इसके अंदर। जैसे एग्जाम्पल है नट क्रैकर, सरोदा हो गया, लेमन सीजर्स, मीनिंग जो स्कंजी नींबू निचोड़ने के लिए जो होता है, पहियों के अंदर कब्जे घुमाने वाला दरवाजा, जैसे दरवाजे से जितनी ज़्यादा दूरी पर होगा उतना ही क्या होता है रोटेट करना आसान हो जाता है ना उस चीज़ को, तो ये चीज़ है यहाँ पर। मीनिंग ये हमारा फिक्स पॉइंट होता है जिसके चारों, जैसे ही हम इसके ऊपर क्या है कोई फोर्स लगाते हैं, ये क्या हुआ फोर्स हुआ दूरी से, वो क्या कर जाता है घूम जाता है, उसका कार्य कर लेता है अपना वो ना, तो ये क्या होगा कार्य यहाँ बीच में होगा, बीच वाला दरवाजा ही घूमता है, साइड में एक हैंडल से हम उसको घुमाते हैं जो वहाँ पे ऑफर्ट्स लिखा हुआ है, फर्ट्स लिखा हुआ है। फिर आता है लास्ट तृतीय। तृतीय तोला क्या होता है, जिसके अंदर आयास जो ऑफर्ट्स होता है वो बीच में होता है, और जो लोड है वो एक साइड, और फिक्स्ड पॉइंट पे क्या होता है उसका एक लास्ट पे हमारा फ्लूरम्स या आलम्स होता है ना। इसके अंदर अब ई बीच में है, ठीक है, इसके अंदर बीच में क्या था, लोड था। अब इसके अंदर लोड तो क्या है एक कॉर्नर के ऊपर रहेगा, हम एफर्ट्स बीच में देंगे कहीं, जैसे चिमटा होता है उसके अंदर क्या बीच में लगाया जाता है ना, जो हम कार्य कर जो फोर्स लगाते हैं, या हल होता है उसके अंदर जो खेतों में, हाथ का काम भी यही है ना, तो ये सारे क्या है इनके अंदर एफर्ट्स बीच में होता है, लोड काम आगे से या पीछे से, जहाँ एक पॉइंट से होता है, जैसे हाथ से हम लिख रहे हैं तो ये कॉर्नर से लिख रहे हैं, ये कार्य है ना उसका, कार्य बीच में जो फोर्स यहाँ लग रहा है ये तो बाजू की वजह से लग रहा है अपने, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तृतीय का एग्जाम्पल है। इसके अंदर भी जैसे एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज हमने निकालनी हो, वही लोड बाय एफर्ट्स। अब लोड के लिए कितनी डिस्टेंस है ए एफ, और उसके लिए कितनी हो जाएगी, ये कितनी लिखी हुई है बी एफ, तो यहाँ से मीनिंग क्या है कि देखो ये वाली जो डिस्टेंस है ए एफ है वो क्या है लेस है बी एफ से, यही है, तो यहाँ से ये ग्रेटर होनी चाहिए ना, ये ग्रेटर वाला डिस्टेंस होगी, तो यहाँ पर ए मेरा सॉरी लेस ही होगी, ये कम होगा ना, इससे कम है, तो यहाँ से ये कम है ये ज़्यादा है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये 1 से कम होनी चाहिए ना टोटल ओवरऑल, मीनिंग ए हमेशा क्या आएगा लेस देन 1 आएगा, मैकेनिकल जो एडवांटेज आएगी वो क्या आएगी लेस देन 1। अब सिर्फ तुम्हें याद ये रखना है कि लेवर्स होता क्या है, उसके अंदर मेन कंपोनेंट 3 कौन से हमारे पास, आलम, आयास और भार। मीनिंग आलम जिसके चारों तरफ चीज़ घूमती है पॉइंट होगा वो, आयास क्या होता है जिसके अलोंग हमारा फोर्स लगता है ना, या जो भी ऑपरेट यूज़ करते हैं जो काम कर रहा है, भार माने जो कार्य कर रहा है वो जो फोर्स लगाने के बाद। उसके बाद इसका सिद्धांत क्या होता है भी, आयास गुणा आयास भुजा, भार गुणा भार भुजा बराबर होगी, ठीक है। मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है, भार बाय आयास एफर्ट्स, ठीक है। प्रथम के अंदर याद रखना कि इसके अंदर जो भी हमारा एडवांटेज आएगी वो हमेशा लेस देन, इक्वल टू और या ग्रेटर देन 1 तीनों हो सकती है, जैसे कैंची, प्लास, साइकिल, ब्रेक, इनके अंदर डिपेंड करता है कि हम कितना एफर्ट्स देंगे उतना ही हमें लाभ मिलता जाएगा इसके अंदर। द्वितीय के अंदर क्या होता है कि जैसे हमारा पहिया है, कब्जे की बात कर रहे हैं, जैसे दरवाजे से याद रखना कि जितनी ज़्यादा दूरी पर होगा
वो उतना ही आसान क्या हो जाता है घूमना। और वो भी याद रखना कि कॉर्नर पे क्या लगाते हैं, फोर्स मीनिंग एफर्ट्स लगाते हैं, और ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, बीच में इसमें क्या लगता है, लोड आएगा, फिर जो काम आएगा वो बीच के अंदर आएगा। तो इसके अंदर हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, वो जो हमारा एडवांटेज होगी वो, मीनिंग ज़्यादा दूरी पर होगा उतना ही ज़्यादा कार्य मिलता रहेगा। तृतीय के अंदर याद रखना कि एफर्ट्स हमेशा कैसा होगा, बीच के अंदर होगा, साइड में एक तरफ बार होगा और एक तरफ पॉइंट फिक्स होगा। इसके अंदर जो एडवांटेज आएगी मैकेनिकल की वो क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी हमेशा। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।